वो तो गया होगा, बट मैं चाहता हूं कि इस तरह का ना सवाल पेपर में आ रहा है तो हम डिस्कस भी कर लेते हैं। A is a number of batsmen, B is the number of bowlers. The inequality constraint that number of batsmen must be no more than 50% of the total. मतलब A हमारे पास है बैट्समैन, B बॉलर, और A प्लस B क्या हुआ, टोटल। अब वो कहता है जो बैट्समैन है, मतलब कि ए कंडीशन है, कंस्ट्रेंट है, नो मोर देन, लेस देन और इक्वल टू। नो मोर देन का क्या होगा, लेस देन और 50% ऑफ। अब 50% को हम क्या लिखेंगे, 50 ओवर इनटू ए प्लस, ये लिखा हुआ है। यानी ये हमारी कंडीशन बन गई। पेपर में ये कंडीशन तो अब कहीं नजर नहीं आ रही, इसका मतलब है थोड़ा सा इसको हल करेंगे। हल करके देख लेते हैं। आपके पास आपने बनाया a लेस देन और इक्वल टू 50% ऑफ टोटल। वो पता है ना, ऑफ मल्टीप्लाई को कहते हैं। 50% फिर मैंने मल्टीप्लाई किया और फिर टोटल लिख दिया। अब ये आ गया a लेस देन और इक्वल टू, इसको लिख सकते हो 1/2 इंटू ए प्लस बी। अब 2 इधर जाकर तो 2a लेस देन और इक्वल टू a प्लस a इधर आ गया तो a लेस देन और इक्वल टू, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक होगी बात। क्वेश्चन नंबर 8, a firm manufacture 2 product. The product must be processed through 1 department. अच्छा, 2 प्रोडक्ट है, एक डिपार्टमेंट से वो प्रोसीड हो रही है। प्रोडक्ट ए रिक्वायर्ड 6 आवर्स। अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट, मतलब जिस चीज का सवाल होता है हम उसको ऊपर लिख देते हैं, और ये ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं। अब लिखा हुआ है प्रोडक्ट ए रिक्वायर्ड 6 आवर्स पर यूनिट एंड प्रोडक्ट बी रिक्वायर्ड टोटल प्रोडक्शन टाइम अवेलेबल 60 आवर्स, मतलब 60 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं है, मतलब लेस देन और इक्वल टू। तो हमारे पास एक कंस्ट्रेंट फंक्शन बन गया 6x 3y लेस देन और इक्वल टू 60। अब सबसे पहले ये तो बन नहीं सकता। पता क्यों नहीं बन सकता, इसमें 3 लाइन है, 1 2 3, ये तो एक लाइन है। हमारे सवाल के अंदर एक लाइन है, और ये जो पहला ग्राफ है ये 3 लाइन का है। और या तो अब तीनों बाकी आंसर पॉसिबल हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक दफा 0 x को 0 पुट करेंगे तो y आ जाएगा। x को 0 पुट किया तो y कितना आया 20, और y को 0 पुट किया तो x कितना आया 10। और है भी ट्रू। ठीक होगी बात। तो हमारा आंसर यही। क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, इस क्वेश्चन नंबर 9 में देखो तो आपका बी और सी का आंसर एक जैसा नजर आ रहा होगा, सिवाय इस एक। तो आंसर कौन सा होगा भला, बीटा। पता है ना। तो देखिए हमारे पास यहां पर 2 प्रोडक्ट है, एक पी पी और एक, और डिपार्टमेंट ए और साथ आपको क्या गिवन है, प्रॉफिट। जिस चीज का प्रॉफिट या ऑब्जेक्टिव होता है ना, वही चीजें ऊपर लिखनी होती है। अब वही फंक्शन बना ले साथ। क्या लिखा हुआ है, कहता है पी और क्यू मस्ट बी प्रोसेस थ्रू डिपार्टमेंट ए एंड बी वीकली प्रोडक्शन कैपेसिटी। आपका दिमाग और आंखें वहां पर फिक्स हो जानी चाहिए, जो मेन चीज होती है। कैपेसिटी का क्या मतलब है, उससे बढ़ कितनी कैपेसिटी है, ए की। इसका मतलब ए के सामने लिख दो लेस देन आर इक्वल टू 240। और बी की कैपेसिटी कितनी है,
लेस देन और इक्वल टू, आगे लिखा हुआ है P नीड 4 hours of A and 2 hours डिपार्टमेंट B को पकड़ो, A और B के सामने लिख दो। Q 3 hours of डिपार्टमेंट A और 1 hours डिपार्टमेंट B। ये आपका कंस्ट्रेंट फंक्शन बन गया। 4x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 240, 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 100। फिर आपका आ गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन 700 p का प्रॉफिट है और तो 700x प्लस 500 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ है, इसने खुद ही बनाकर दे दिया, बट ये जो फूड 1 और 2 है ये हमारे वेरिएबल्स हैं और बाकी हमारे कंस्ट्रेंट हैं। कहता है कि आप ये अब सबसे पहले वो क्या कहता है कि एट लीस्ट 9 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, तो ए के सामने लिखेंगे एट लीस्ट होता है ग्रेटर देन और इक्वल, एट लीस्ट का मतलब है कम से कम 9 विटामिन ऑफ ए होने चाहिए दोनों फूड्स को मिला के। एट ग्रेटर देन और इक्वल टू बी में कितने विटामिन होने चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, सी में ग्रेटर देन इक्वल टू 12, डी में अच्छा यहाँ 7 है, यहां पर 7 है, यहां पर 10 है और यहां पर द विटामिन कंटेंट पर केजी ऑफ ईच फूड उसने बता दिया। अब हमसे ये पूछता है कि कौन से फंक्शंस बनेंगे, जिसका फंक्शन बनेगी ना ओरिजिनली 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 9, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 7, फिर x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और 2x प्लस 3y, ये ओरिजिनल हमारे फंक्शन बन रहे हैं जो कि इसके अंदर कहीं भी नहीं, तो इसलिए नन ऑफ दीज इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 आपने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 12 भी सीधा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13 भी सीधा ही है। यहां पर क्या लिखा हुआ अवेलेबल, तो ये उसने खुद ही बनाकर दे दिया 3x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 36। अवेलेबल का क्या मतलब है, इससे ज्यादा नहीं, तो सब में क्या आएगा लेस देन और इक्वल टू 36, तब जो भी आ रहा है 36, 50 और 60 कौन सा, ये क्वेश्चन भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 15 भी सीधा सवाल है, 16 पे आए। हाँ जी 16 भी हो गया था, जो आया ही नहीं था वो सोच रहा होगा कि कैसे हुआ था। ये उन लोगों के लिए करवा रहा हूं जो छुट्टी कर लेते हैं, छुट्टी ना किया करो। हाँ कोई मजबूरी हो, असल वाली मजबूरी, तो फिर बंदा कर लेता है। फेक मजबूरी, सख्ती करने का मतलब ही ये होता है कि आप लोगों का पेपर कभी फेल ना हो। 16 A manufacturer produce 2 product X1, ये तो काम ही आसान हो गया, उसने खुद ही प्रोडक्ट बता दिया X1 और X2। अब तो X1 X2 पर लिख देते हैं। आगे क्या वो कह रहा है, रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर 2 आइटम्स आर रिस्ट्रिक्टेड 200 सपोर्ट स्टाफ आवर्स। रिस्ट्रिक्टेड इसका मतलब है सपोर्ट स्टाफ का लेस देन और इक्वल टू 200, मशीन आवर्स लेस देन और इक्वल टू 320, और लेबर आदमी है लेस देन इक्वल टू 2, तो उसने खुद ही कह दिया ये रिस्ट्रिक्टेड है। आगे X1 रिक्वायर्ड 1 यूनिट ऑफ सपोर्ट, 1 मशीन और 2, फिर X2 के लिए 1 सपोर्ट 2 मशीन 0.8 और 0.8, और प्रॉफिट कितना चल रहा है उनका 300 X1 का, P हमारे पास आ जाएगा 300X और 200
और बाकी x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 220 और 2x प्लस 0.8y लेस देन इक्वल टू 280। कौन सा आंसर बनता था? अल्फा। हाँ 17 थोड़ा सा अच्छा सवाल था इन बाकियों से। क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा बेहतर था इन सब सवालों से। A factory is planning to buy some machine to produce boxes and has a choice B1 या B9 machine. 9.6 million has been budgeted for the purchase of machines. कहता मशीन को खरीदने के लिए वो 9.6 मिलियन का बजट है उसके पास। इसका मतलब है क्या इससे ज्यादा वो पैसा खर्च कर सकता है या नहीं? मतलब मैक्सिमम ये लिमिट है। उसके बाद वो कहता है B1 मशीन की कॉस्ट है 0.3 मिलियन ईच, रिक्वायर्ड 25 आवर्स ऑफ मेंटेनेंस एंड 1500 यूनिट्स इन अ वीक। कहता है B1 हर मशीन 0.3 मिलियन की मिलेगी, 25 घंटे लगते हैं उसके मेंटेनेंस पे और वो 1500 यूनिट आपको बना कर देगी। ये किसके बारे में बात बताई जा रही है? B9 कीमत कितनी है? कितने घंटे लगेंगे मेंटेनेंस के और कितने यूनिट बना पाएगी? 2। कहता है ईच मशीन नीड 50 स्क्वायर मीटर फ्लोर एरिया हर मशीन। इसका मतलब है सारे लोग मशीनों की बातें करी जा रहे हैं, तो हम भी B1 B9 दो मशीनों का जिक्र हो रहा है। अब इनकी कॉस्ट का जिक्र हो रहा है, इनके मेंटेनेंस आर का जिक्र हो रहा है, इनके फ्लोर एरिया का जिक्र हो रहा है और इनकी प्रोडक्शन का जिक्र हो रहा है। ऐसा है जो सारा जिक्र जिन दो के बारे में हो रहा होगा हमारा वेरिएबल वो होगा। अब यहां पर हम लिख लेते हैं कॉस्ट, फिर यहां पर लिख लेते हैं मेंटेनेंस आवर्स, यहां पर एरिया लिख लेते हैं और यहां पर उसकी प्रोडक्शन तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन में चला जाए। अब जो कुछ लिखा हुआ है वो लिख दे। B1 की कॉस्ट 0.3 कितने घंटे, कितना एरिया चाहिए, कितनी प्रोडक्शन कर सकती है? 15। कितना? 2500 टोटल है या 25 है? सिर्फ 25। अब B9 के बारे में क्या कॉस्ट है? 0.6 कितने घंटे, कितना एरिया चाहिए, कितनी प्रोडक्शन कर पाएगी? क्या खुला पैसा है या बजट है कोई लिमिटेड? कितनी लिमिट है? घंटे। आगे पढ़ लेते हैं। फ्लोर एरिया आपके पास टोटल कितना है? 1000 स्क्वायर फीट। मेंटेनेंस घंटे कितने अवेलेबल है? 400। तो 400 इधर आ गया। एरिया कितना है? और इसके बारे में कुछ नहीं बताया होगा क्योंकि ये हमारा ऑब्जेक्टिव सवाल हो गया। ऑब्जेक्टिव फंक्शन से लिखना शुरू करते होते हैं। z is equal to 1500x plus 2000y। फिर हमारे पास 0.3x plus 0.6y less than or equal to 9.6। 25x plus less than or equal to 50x plus 50y less than or equal to 1000 और x y greater than or equal to 0। ये हमारा। हाँ आगे फर्दर क्या होता है अगर वो कहता है कि बताएं हम कितनी प्रोडक्शन करेंगे कि प्रॉफिट मैक्सिमम आएगा, हम क्या करेंगे? इन कंस्ट्रेंट फंक्शन के कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करेंगे। वो कॉर्नर पॉइंट्स इसमें आकर और जो मैक्सिमम आंसर होगा वो हमारा आंसर है। हाँ जी ये क्वेश्चन था। A company produce two product A and B. Production of A will be at least 5 times the production of B.
दिस सिचुएशन कैन बी एक्सप्रेस, वो क्या कह रहा है, द प्रोडक्शन ऑफ ए एट लीस्ट 5 टाइम्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 19 भी था। ये तो आसान सा है, ये आप लोग कर लोगे। अच्छा अब बताएं, ये तो क्वेश्चन मैंने 31 की बात कर रहे थे, 31 पे आ जाए। अब आपके क्वेश्चन ये इसलिए पढ़ाया है ताकि थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। थर्टी वन पे है, हो सकता है इसका जवाब पीछे गलत दिया हो। फॉलोइंग इज द सेट ऑफ इनइक्वालिटीज एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन, आइडेंटिफाई द ऑप्टिमल सॉल्यूशन यूजिंग कॉर्नर पॉइंट थ्योरम। अच्छा ये बात भी एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाती है। जब आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करते हो ना, ऑप्टिमल कहते हैं आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, मैक्सिमम नहीं इसका मतलब होता, बेस्ट, क्योंकि अगर कॉस्ट हो तो फिर तो मैक्सिमम अच्छा नहीं होगा ना। अच्छा ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने के दो मेथड है, एक को हम कहते हैं कॉर्नर पॉइंट थ्योरम, और एक होता है स्लोप मेथड। हम कॉर्नर पॉइंट से ही सवाल हल कर लेते हैं। स्लोप मेथड भी एक अच्छा मेथड है, लेकिन वो हम चैप्टर नंबर 1 में जब स्लोप मेथड पढ़ेंगे ना, तो अगर किसी को जरूरत हो तो मैं सिखा दूंगा, पर अगर जरूरत नहीं होगी तो फिर कॉर्नर पॉइंट से भी काम हो जाएगा। बट पेपर में अगर वो हमसे पूछे कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने का एक मेथड है या दो मेथड, दो ही है। हाँ जी, वो डिफरेंट मेथड्स हैं, काफी सारे मेथड हैं स्लोप फाइंड करने के। तो अभी हम सिर्फ कॉर्नर पॉइंट से करेंगे, ठीक है। और पेपर में भी अभी आप, बल्कि हमने करना ही कॉर्नर पॉइंट से है, बस ये पता होना चाहिए कि इसका एक और मेथड भी है। तो क्योंकि उसने लिखा है यूजिंग कॉर्नर पॉइंट थ्योरम, कंस्ट्रेंट, ये तो बड़ी जनती कंस्ट्रेंट गिवन है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, y और एक्स वाई कुछ ऐसे ही बन रहा है। अब जो हमारे पास x है वो ग्रेटर देन है और y भी ग्रेटर देन है, और ये आपका शेडेड रीजन बन रहा है। बनाया होगा ना आप लोगों ने, नहीं बन रहा है? ये वाला नहीं, क्या वाला? अच्छा बन तो यही शेडेड रीजन बन रहा है। हाँ अब देखते हैं, आपके पास कॉर्नर पॉइंट 1 2, अच्छा इसको फाइंड करने का तरीका देखते हैं। सबसे पहले इनके नाम रख लेते हैं ताकि मैं जो बताऊं आपको पता चल जाए किसको फाइंड कर रहे हैं। पहले बात करते हैं ए की। ए मेरे भाई आपके पास ये है x1 और y, चलो मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं क्योंकि मेडिकल वाले बैठे हैं और सारे मिक्सचर बैठे हो, इसलिए जो x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर हो वो तो हम डायरेक्ट ले लेते हैं। जो कॉर्नर पॉइंट x एक्सिस के ऊपर हो और y एक्सिस के ऊपर, वो तो एक 0 ले लेते हैं, बाकी वो नंबर ले लेते हैं। अब तो ये क्वाड्रेंट के अंदर है, तो सबसे पहले ए जिन दो लाइनों को इंटरसेक्ट कर रहा है वो दो लाइनें लिखें। पहले एक लाइन है x इज इक्वल टू 1 और एक लाइन है y इज इक्वल टू, और हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, x और y। तो x y तो है, तो ये हमारा पॉइंट ए बन गया, x की जगह 1 y की जगह 2। अब b पे आते हैं, b वाली दोनों लाइनें पहले लिखें, b वाली दोनों लाइनें लिखें। एक लाइन है y इज इक्वल टू और दूसरी लाइन क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू, क्या इसको कैलकुलेटर में पुट करके x फाइंड करें या y की वैल्यू रिप्लेस कर दें? y तो हमारे पास है, अगर दोनों x y फॉर्म में होते तब कैलकुलेटर की तरफ जाएंगे,
अब सिंपल क्या करेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू, हमारा पॉइंट बन गया 6 और 2। अब लास्ट सी के लिए कौन सी दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक x इज इक्वल टू 1 और x प्लस वाई इज इक्वल टू, कैलकुलेटर के बगैर ही हो जाएगा, x गिवन है, y फाइंड करना है, तो y इज इक्वल टू, तो पॉइंट क्या बन गया 1 और, अब 3 कॉर्नर पॉइंट्स आ गए। अब इन तीनों को बारी बारी कॉस्ट फंक्शन में पुट करेंगे, जिस पे आंसर मिनिमम आएगा वो कॉर्नर पॉइंट हमारा आंसर होगा, जिस पे आंसर मिनिमम आएगा वो कॉर्नर पॉइंट हमारा आंसर होगा। तो पहला पॉइंट पुट करते हैं 10 इंटू 1 प्लस 2 इंटू, कितना आंसर आ गया 14। फिर दूसरा कॉर्नर पॉइंट बी पुट करते हैं 10 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 2 60। तीसरा पॉइंट पुट करते हैं 10 इंटू 1 प्लस 2 इंटू कितना 20। तो आंसर हमारा क्या आ गया, x1 और y, ठीक होगी बात। और सवाल बताया अपना, ये सवाल नहीं हुआ आपसे, पॉइंट कैसे फाइंड करना है बस अच्छा ठीक है, ठीक, गुड हो गया, हमें समझ लगी, क्योंकि वो इसमें दो लाइनें नहीं गिवन ना, वो एक लिमिट, ठीक है सही कह रही हो। अगला सवाल बताएं, और कोई सवाल है तो बताएं, कोई सवाल नहीं है, चलो फिर कोई सवाल नहीं है तो फिर आपने कितने सवाल इसके कर लिए, जितने भी किए, इसका टेस्ट कब है, चलो सबसे पहले आपने करना क्या है कि इसको कंप्लीट करें, कल पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करें, ताकि कल के टेस्ट, परसों के टेस्ट की तैयारी हमारी, जो मसाइल इसमें आएंगे वो हम कल डिस्कस कर लेंगे, और फिर जो टेस्ट में मसाइल आएंगे फिर वो टेस्ट में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।